हेलो स्टूडेंट, अक्षय की पाठशाला में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम आगामी परीक्षा को देखते हुए अभी कुछ क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम में आए हुए, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। एक मॉडल पेपर कि आप आगे आने वाली परीक्षा में अच्छी तरह से उसके पैटर्न को समझ पाए, इस पर आज हम चर्चा शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये किताब है, कौन है? यूपी बोर्ड, यही है। तो आप इस बुक को देख लीजिए। इस पर इसी से मैं आपको कुछ विगत वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र है, उन्हीं को हल करता हूँ और ऐसे हल करते हैं कि आपको ऐसी फीलिंग आ जाए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, है ना। तो चलिए लेट अस स्टडी, हम पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चे, हमारे पास बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 का है, 2023 का पेपर है और ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये आया हुआ एकदम ओरिजिनल पेपर है। आइए इसी पर हमारी चर्चा आज होती है। देखिए लिखा है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023, क्लास आप जानते हैं 12th का है। देखिए एकदम पेपर आपके सामने ऐसे ही आने वाला है। ये टाइम आपका 3 आवर्स होगा। देखिए ये टाइम आपका 3 आवर्स एंड 15 मिनट है ना। और आपको ये 100 मार्क्स का फुल है क्वेश्चन पेपर। आप जानते हैं कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ये तो आप जानते होंगे। यह जब आप देख रहे हैं तो हूबहू ऐसा ही आपके समक्ष जब अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आएगा तो ऐसे ही आएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट्स में बटा होता है। पहला सेक्शन ए होता है जिसमें हम रीडिंग की बात करते हैं। पहले मैं विहंगम दृष्टि से आपको दर्शन करा दूं कि आपका प्रश्न पत्र होने कैसा जा रहा है ना। तो ये हो गया। तो इसमें रीडिंग सेक्शन में ये है। फिर राइटिंग सेक्शन है, देख लीजिए ये आपका राइटिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन में ओनली 2 क्वेश्चन है, 2 और 3 होता है। और फिर सी ग्रामर सेक्शन होता है ना। और लास्ट में आपका डी जो है वो लिटरेचर सेक्शन होता है ना। अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये दूसरा सेट फिर से स्टार्ट हो गया। आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 से 10 सेट के पेपर बनते हैं, क्योंकि 75 जिले हैं, सभी जिलों में एक ही जैसा पेपर नहीं होता, उसे कई खंडों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब ये 316 ए बी है ना। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। देखिए ये 316 जेड बी है। इसी तरह से मतलब ये 2023 के ही सारे क्वेश्चन पेपर हैं, है ना। तो ऐसे होते हैं, है ना। तो आइए मैं उसमें से एक पुट अप कर लेता हूँ जो जो आप परीक्षा दिए थे, है ना, उसकी बात हम करते हैं। तो आपने एक भी हंगम दृष्टि डाल लिया। मोटा मोटा मैं बता दूं कि सेक्शन ए में देखिए रीडिंग है, केवल एक क्वेश्चन है। पहले इतना समझिए, केवल 1 क्वेश्चन होता है। देखिए केवल 1 क्वेश्चन। अभी मैं केवल समझा रहा हूँ, केवल मोटा मोटा आपका स्ट्रक्चर दिमाग में बन जाए, फिर इस पर सूक्ष्म अध्ययन हम करते हैं। सेक्शन बी में देखिए ये क्वेश्चन 2 और 3 होते हैं, है ना। और सेक्शन सी में आपके 4 है और 5 है और आपका 6 है। ये 6 क्वेश्चन जो है ये अंतिम आपका ट्रांसलेशन है और फिर सेक्शन डी जो है लिटरेचर शुरू हो जाता है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप एकदम एग्जाम हॉल का जैसे वहां पर सीसी कैमरा होगा वो माहौल में आज आपको देने जा रहा हूं, है ना। बस आप मेरे साथ बने ही यूं ही बने रहिए, देखते हैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा, है ना। चलिए लेट अस प्ले, है ना। ये रही आपके सामने बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ये देखिए हूबहू ऐसे ही, देखिए मैं एकदम अभ्यास पुस्तिका लाया हूं, ऐसे ही पुस्तिका होगी। देखिए यहाँ नंबर 1 में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यानी डिजिट में, ये मैंने एक काल्पनिक रोल नंबर भर दिया है, जैसे 2256300786, है ना। और फिर परीक्षार्थी का शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखना है तो ऐसे ही लिख देना, जैसे 2 फिर 25630786। आप जो भरिए एकदम फॉर्मेट ऐसा ही बनाइए। फिर विषय का प्रश्न पत्र है तो यहाँ विषय आप इंग्लिश भर देंगे और प्रश्न पत्र की संख्या तो चूंकि एक ही होता है तो उस पर आप ओनली भरिए। फिर देखिए चौथा है कि परीक्षा का दिन तथा तिथि। तो दिन में क्या हो जाए, मैं मान लेता हूं कि ये काल्पनिक है, हकीकत कुछ नहीं है, बस आपको सैंपल दिखा रहा हूं। फ्राइडे है दिन, शुक्रवार फ्राइडे, और फिर हमने तिथि यानी डेट डाल दिया, है ना। केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया हुआ है उस स्कूल का नाम हो जाता है ना। और ये प्रश्न पत्र पर अंकित से संकेतांक होता है। तो इसको जैसे 316 ए, ये 316 ए मैंने कहाँ से पाया, ये देखो यहाँ से पाया, लिखा है ना।
316 ए, तो हमने यहाँ इसकी प्रविष्टि कर दी। फिर निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर होंगे, तो ये तो आपको करना नहीं है, ये कौन करेंगे, ये वही करेंगे जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, ड्यूटी लगी होगी कक्ष निरीक्षक, ये उनके लिए है। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं कि परीक्षा का कक्ष संख्या, कौन सी कक्ष मतलब किस कमरे में आप परीक्षा दे रहे हैं उसका नंबर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ 8 लिख दिया है ना। तो एंट्री आपकी गलत ना हो, तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश ही क्या हर विषय में ऐसे ही एंट्री आप भरेंगे। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करिए, है ना। और ये जो पार्ट है ये फिर जब मूल्यांकन होता है, जब कॉपी जचती है, तो उसके लिए, तो इससे आपको कोई लेना देना है नहीं। तो क्या आप इस बात को समझ गए हैं। तो केवल हम पहले पेज पर प्रैक्टिस किया, आइए हम अब उसके अंदर में कैसे क्वेश्चन आंसर लिखे जाते हैं उस पर हमारी विस्तार से चर्चा होने जा रही है, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट, आइए मैं थोड़ा सा प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं और समझाता भी हूं आपको। जैसे पहला ही क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन का है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि पैसेज माने इस गद्यांश को आप केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़िए और ये जैसा कहता है उसी का अनुसरण करते हुए उसके उत्तर दीजिए। मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैंने जो अनुभव किया है 10-15 वर्षों से पढ़ाने के क्रम में और कॉपी चेक करने के क्रम में, तो एक चीज मेरी बात मान लीजिएगा बच्चे कि यदि आपको कोई सवाल आता भी है ना, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, आपको 1-2 बार मेरी तरफ से उसे पढ़ लेना, देखना उसमें कितना सुधार होता है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि ये तो हमें आता ही है, और फिर बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाता है तब फिर आहा करते हैं कि अरे रे रे ये तो कुछ और पूछ रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आता भी है मेरे बच्चे, तो क्या करेंगे, 1-2 बार यूं ही उसे पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो आइए, तो पहले इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए, एक ये पैसेज दिया है, पैसेज माने गद्यांश, तो गद्यांश जब हम पढ़ लेते हैं तो फिर उसके आंसर होते हैं ABCDE ऐसे, है ना। तो इसी को पढ़ के इन्हीं के आंसर देना है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका पहले अर्थ बताता हूँ आपको। द फर्स्ट थिंग दैट ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक आर नॉट टू बी रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, आनंद के लिए। तो पहली चीज ये कही गई है कि विद्वान लोग किताब केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते हैं, इतना मोटा मोटा समझना है। अम्यूजमेंट माने केवल आनंद के लिए किताब नहीं पढ़ी जानी चाहिए, विद्वानों का ये मत है। हाफ एजुकेटेड पर्सन, हाफ एजुकेटेड माने जिन्हें अधकचरा पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है ना, हाफ आधे पढ़े लिखे पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, ऐसे लोग जो अधकचरे होते हैं, जिन्हें अच्छे से ज्ञान नहीं होता, वही पढ़ाई जो है केवल अम्यूजमेंट के लिए करते हैं, फन के लिए। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और क्या होता है कि उसका ये पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाते, ब्लेम नहीं कर पाते कि मतलब दरअसल इसका मैसेज क्या है। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू द रियलिटी ग्रेट लिटरेचर, यानी वो उनमें क्षमता नहीं होती, इनकेपेबल होते, क्या है कि अप्रिशिएटिंग की उसकी प्रशंसा कर सके, उसको समझ सके, डीपर क्वालिटी उसकी गहराई से उसका अर्थ समझ पाए, और लिटरेचर कि वो महान है, उसकी ग्रेटनेस, उसमें महानता को कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि वो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं केवल अम्यूजमेंट के लिए। कौन, हाफ एजुकेटेड पर्सन, ऐसे लोग, है ना। तो ये रहा। बट ए यंग मैन हु हैज पास थ्रू द कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट द अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट। लेकिन एक युवा ऐसा है जो यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय से पढ़ा है, कोर्स किया है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग किया है, तो क्या होता है, अनुशासित होता है, अच्छे से पढ़ता है। एट एन अर्ली डे, अपने शुरुआती दिन, नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, मियर मैन मात्र, वो केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि उसमें जो छुपा डीपर ज्ञान है उसे भी वो खोजता है ना। एट वंस द हैबिट ऑफ द डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म, उसमें क्या है, एक पढ़ने का अनुशासन होता है, नियम होता है ना। ही विल फाइंड द इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ना उसके लिए असंभव है, यानी वो आनंद के आगे जाता है, डीपर पढ़ता है और ज्ञान गहराई से पढ़ता है ना बच्चे। आगे, he will then impatiently throw down any book from the which cannot obtain intellectual food and any book that does not make an appeal to higher emotion and to his intellect, यानी जो मियरली अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, वो किताब उसे क्या है, ज्ञान नहीं दे पाती और अच्छी भावना, हायर इमोशन नहीं दे पाती। बट ऑन द अदर हैंड द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम विथ थाउजेंड ऑफ पीपुल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट, वाइन ड्रिंकिंग और ऑपियम स्मोकिंग। इसी प्रकार अन्य लोग हैं
जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही है जैसे हजारों हजारों लोग जैसे कैसे हैं, जैसे कोई शराब पी रहा हो, ऐसी उसकी आदत हो, स्मोकिंग कर रहा हो। इट इज लाइक ए नार्कोटिक, ये केवल एक नशे में धुत चीजें हो सकती हैं। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जो केवल टाइम पास के लिए पढ़ी जाती हैं। समथिंग दैट कीप अप द परपेचुअल कंडीशन ऑफ द ड्रीमिंग, जो अपरिपक्व सपने की तरह होता है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी थॉट, और इस तरह की पढ़ाई लिखाई किस तरह की, केवल अम्यूजमेंट के लिए, आनंद के लिए, ये आपकी सारी कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, समाप्त कर देती है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, और सतही तौर पर, गहराई से नहीं, ऊपरी तौर पर वो केवल माइंड का एक्सरसाइज होता है, आंतरिक रूप से नहीं होता है ना। तो क्या हुआ, एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग आप फीलिंग हायर फैकल्टी ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड। तो जो महान लोग होते हैं, जो अच्छे गुणों वाले होते हैं, वो गहराई से पढ़ते हैं। मोटा मोटा भाव ये समझिए इस पैसेज का, कि जो विद्वान लोग होते हैं वो किसी बुक को उसकी गहराई से पढ़ते हैं, उसमें थॉट जो होते हैं उसको समझते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग यानी हाफ एजुकेटेड पर्सन उसे केवल अमेजमेंट के लिए पढ़ते हैं, नशे की तरह पढ़ते हैं। आप इस बात को समझिए। तो चलिए इसके आंसर देते हैं, है ना। इसके आंसर देते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, किस प्रकार के लोग केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं, कैसे हैं। तो आइए मैं उसी कॉपी में जो आपसे कहा कि रियल आपको एक्सरसाइज कराते हैं, ये रही आपकी बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर एक पैसेज का ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, 1 का फिर ऐसे डालना है ABCDE, इसी तरह से, है ना। क्योंकि देखिए आप में यही है ना, ABCDE, तो पूरे पेज में हम उनके आंसर लिख रहे हैं। तो पहला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओनली हाफ एजुकेटेड पीपल, केवल आधे पढ़े लिखे लोग यानी अधकचरे पढ़े लिखे लोग रीड फॉर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं। क्या यह बात आपको समझ आ रही है। एज दे कैन नॉट अप्रिशिएट द ग्रेट क्वालिटी एसोसिएटेड विद ग्रेट लिटरेचर, और वो जो ग्रेट महान लिटरेचर होता है कभी भी उससे जुड़ नहीं पाते। तो देखिए ये आपको कितना सुंदर आंसर हो गया। वही तो है कि कौन से लोग केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, आपके सामने ये सवाल है। व्हाट सॉर्ट वन, किस प्रकार के लोग केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, तो इसका आंसर ये है। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, सच में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। ए ट्रूली एजुकेटेड पर्सन डज नॉट रीड द अम्यूजमेंट, एक सच में पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ता। ही या सी यानी कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। विल रीड ए बुक दैट प्रोवाइड इंटेलेक्ट्स ऑफ फूड, वो इस तरह से किताब पढ़ता है कि उसे बुद्धिमत्ता पूर्ण, उसे भोजन मिल जाता है उसके विचारों को, इस तरह से उस बुक को पढ़ता है। अपीयर टू हायर इमोशन एंड टू हिज इंटेलेक्ट, उसमें उच्च भावनाएं आती हैं और महान बुद्धिमत्ता आती है। किताब पढ़ने का तो यही आनंद है ना। ये देखिए अगला है, सवाल देखते रहिए और मैं आपको रियल ऐसे सवाल लिखे जाते हैं, आप देख सकते हैं, एक बार ऐसे ही देख लीजिए। और तीसरा क्या करें भाई, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ रीडिंग फॉर मियर अमेजमेंट, मियर माने मात्र, केवल अमेजमेंट के लिए पढ़ने से पढ़ाई में क्या बुराई उत्पन्न होती है। तो तीसरा, रीडिंग फॉर मोर अमेजमेंट डिस्ट्रॉय ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, सभी सोचने विचारने की क्षमता को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, केवल अमेजमेंट के लिए पढ़ना। एंड गिव एक्सरसाइज टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, और सरफेस पार्ट माने ऊपरी तौर पर, गहराई पे न जाना, ऊपरी छिछले तौर पर उसके एक्सरसाइज होती है, गहराई में एक्सरसाइज नहीं होती बुद्धि की। इट लीव दैट डीपर स्प्रिंग फीलिंग एंड हाई फैकल्टी ऑफ अनएम्प्लॉयड, तो जो क्या लीव माने छूट जाता है, क्या छूट जाता है, डीपर स्प्रिंग थिंग, ये जो है अच्छी भावनाएं और ये सब अछूती रह जाती है, उससे भाव ये है कहने का। डी में कौन है भाई, व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ रीडिंग राइट काइंड ऑफ बुक, किस प्रकार की किताबें पढ़ के आप जो है अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो वन शुड ट्रेन वन सेल्फ नेवर रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट, कोई आदमी ऐसे ही आपको ट्रेन कर सकता है खुद को कि वो जो है कभी भी ओनली अम्यूजमेंट के लिए ना पढ़े, नेवर, नेवर माने ऐसे ही ना पढ़े। तो ये देखिए हो गया। ई देखो भैया, एक्सप्लेन द फ्रेज इंटेलेक्चुअल फूड, इंटेलेक्चुअल फूड को व्याख्या करिए। तो द फ्रेज मीन्स ऑफ टू प्रोवाइड थॉट, ज्ञान देना एंड आइडियाज टू माइंड, दिमाग को कुछ आइडिया विचार देना, ये इसका अर्थ है।
है ना। ये देखिए इसका अर्थ ये हमने लिख दिया। अब फिर क्या, राइट द अपोजिट वर्ड, अपोजिट शब्द लिखिए डिस्प्लाइन, डिस्प्लाइन मैंने अनुशासन का, अपोजिट लिखिए तो क्या होता है हार्मनी, डिसिप्लिन माने अनुशासित रहता है, हार्मनी माने उसी के साथ ढल जाना, तो ढल जाओगे तो डिसिप्लिन कहाँ रहेगा ना, तो इसका अपोजिट हो गया। और इंटरटेनमेंट का दूसरा मतलब क्या है, तो एमेजमेंट होता है, केवल मनोरंजन के लिए। तो बच्चे हमने केवल अच्छे से पढ़ो, टाइम जरूर लगा 10-15 मिनट, लेकिन मैं केवल वन क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन का आपको लाइव प्रैक्टिस करके दिखा दिया। ये आपकी बुक है और ऐसे ही आपके आंसर लिखने हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम जो है अब मैं दूसरे क्वेश्चन का आपको विधिवत प्रैक्टिस कराता हूँ। आपके घंटे 2 घंटे लूंगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इसे देख लिया तो फिर क्या कहना, देखना आपका एग्जाम में ऐसा लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन पर आपकी जो कलम है वो रुकने वाली नहीं है। तो चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल जो सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में यकीन मानिए केवल 2 ही करने हैं, 2 और 3। एक तो रीडिंग में हो गया है ना, इस पर आपकी पढ़ने की क्षमता नाप ली गई है। अब इसमें एग्जामिनर आपकी लिखने की क्षमता नापी जाएगी, है ना, कि आप कैसे किसी आंसर को राइट डाउन करते लिखते हैं। तो देखिए मैं सवाल पढ़ता हूँ, और देखिए 10-10 नंबर के, यह भी देख रही है 10 का, ये भी 10 का और ये भी 10 का, है ना, ये यानी 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन है ना। और आपका जो सेक्शन ए रहा 3, 3, 3, 12 और 13, 14, 15। सेक्शन ए आपका 15 नंबर का होता है बच्चे, है ना। सेक्शन ए 15 नंबर का और सेक्शन बी आपका 20 नंबर का। यह भी देखते चलिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। पहले राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखिए, एनीवन कोई किसी एक पर लिखिए, आप द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स, 100 या 100 से 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर आप लेख लिखिए, आर्टिकल लिखिए, है ना। तो एनीवन के कहा गया केवल एक लिखना, दिए तो 3 है ना, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपने अच्छे से बेहतर तैयारी की है, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। पहला हाउ कैन बी रिवाइव द डिजायर्ड रिवर्स, कि हम सूखती नदियों को कैसे फिर से पुनर्जीवित करें। जो नदियां हैं, आजकल की समस्या है कि नदियां सूख रही हैं, तो हमने ये टॉपिक उठा लिए, अर्थात इन्हें हम लिखने नहीं जा रहे हैं। ए, तो देखिए मैं ये लाइव प्रसारण फिर आपके सामने कर दिया। ये देखिए आपका आंसर लिखा हुआ, देखिए तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। ऐसे ही आप लिखिएगा, आपकी राइटिंग और अच्छी होगी, है ना। अभी मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन आपकी अच्छी होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है, पैटर्न यही रहने वाला है मेरे बच्चे। तो आप इसे ध्यान, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने एक सिलेक्ट कर दिया और उस टॉपिक का नाम ऐसे लिख दिया। तो हाउ कैन बी रिवाइव द ड्राइड, सूखती नदियों को हम कैसे फिर से बचा सकते हैं, रिवाइव करा सकते हैं, पुनः फिर से जीवन दे सकते हैं। तो जब हम टॉपिक लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर बड़े से लिखिएगा, जैसे एच बड़े से, सी बड़े से, डब्ल्यू बड़े से, आर, टी, डी, आर। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसके भी अंक मिलते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा है जो मुझे समझ में आया, आप भी अपने से इस पर प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं आपको एक धुन बताने जा रहा हूँ, तर्ज बताने जा रहा हूँ, कि कोई भी लाइन आ जाए आपको उसी तर्ज पर गीत गाने हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये रहा 10 नंबर का ना, 10 नंबर का है। हालांकि मैं यहाँ यूं ही लिखा हूँ, आप नहीं लिखेंगे कुछ। और यहाँ आप जब लिखेंगे तो याद रखिए आपकी हेडिंग ब्लैक पेन से होगी और आंसर उसका ब्लू पेन से रहेगा, इतना ही याद रखना है। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में, ओनली फ्यू ऑफ अस मेनी हैव सीन द माइटी रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इस संसार में हमने अब कुछ ही लोग बचे होंगे, माइटी माने जो बड़ी बड़ी नदियों को, शक्तिशाली नदियों को देखा होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सब सूख रही हैं, फुल ऑफ क्लियर वाटर, अब उनमें साफ पानी नहीं है। सच एन इमेज इज डिस्टेंट मेमोरी, हमारी यादाश्त में ये जो चित्र है, यादाश्त है, वो बड़ी दूर की चीज हो गई। क्यों? क्योंकि सारे नदियां जो है वो धीरे धीरे सूख रही हैं। तो लेखक इस बात पे चिंतित है ना। आगे, एज दीज रिवर आर नाउ रिड्यूस टू बी पूल फुल ऑफ गार्बेज, जैसा कि हम जानते हैं कि इन नदियों में अब ये रिड्यूस माने क्या हो गई, नष्ट हो रही है, रिड्यूस माने धीमी पड़ रही है, और इनमें क्या है, गार्बेज, कचरा भर दिया जाता है, कूड़ा फेंका जाता है। बी नो एंड अंडरस्टैंड दैट द रीजन, इसके पीछे का जो हमने कारण समझा वो ये है कि इंडियन रिवर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड
इज ड्यू टू पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, कि भारत की नदियां जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं वो ड्यू टू किस कारण से, या तो प्रदूषण से या तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से। तो एक पैराग्राफ में हमने इसे लिख दिया है ना। तो अभी हमने समस्या समझाई, अब देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिवर होल्ड ए वेरी स्काइड वैल्यू टू अस एंड yet all the sewage of the agriculture and industries waste is just thrown in them। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सी नदियों में जो कृषि कार्य के जो तमाम सीवेज हैं, सीवेज में नाले हैं, और इंडस्ट्री उद्योग धंधों के जो वेस्टेज है, निकलने वाला कचरा है, सब नदी में डैम में फेंका जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन, डैम बना देते हैं नदियों में, ये भी खराब है। सैंड माइनिंग, बालू की खुदाई हो रही, डिफॉरेस्टेशन, पौधों को, जंगलों को काटा जा रहा है एक्सेसिव माने अत्यधिक रूप से। ग्राउंड वाटर यूज मैनेज ऑफ करेंट डैम, और जो भूमिगत जल है उसका सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। करेंट डैम आर सम ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय इंडिया रिवर, और ये बड़े बड़े डैम तो नदियों के लिए बहुत बड़े थ्रेट माने धमकी भरे संकेत हैं। कीपिंग इन द माइंड दैट दीज रिवर आर द लाइफ लाइन ऑफ नेशन, और याद रखिए कि ये जो नदियां होती हैं किसी देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। इट इज़ हाई टाइम वी टेक एक्शन टू रिवाइव देम इन ओरिजिनल ग्लोरी, तो ये बहुत टाइम हुआ जा रहा है, हमें तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनकी पुरानी जो स्थिति है नदियों को फिर से वापस लाना चाहिए। यही तो हमारा टॉपिक का नाम ही था। चलिए आगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज बाई 20 एंड 40 मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉल्यूशन वुड नॉट हैव सफिशिएंट वाटर। 2040 तक इतना 40% कह रहे हैं प्रदूषण बढ़ जाएगा, कि जो वाटर है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा और जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाएगा। एंड मेनी सिटीज आर रनिंग आउट ऑफ वाटर रियल, बहुत से शहर में पानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दिक्कत देखिए, समझिए ये है कि हमें कहा ही गया है कि 100 से 150 शब्दों में लिखें, तो भाई ये तो 150 शब्दों से यूं ही ज़्यादा हो गया, तो लिखने को तो बहुत लिखा जा सकता था, लेकिन हमारी क्या है, बाध्यता है ना बच्चे। तो यह भी आपको देखना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ लिखना शुरू करें आप, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहीं से शुरू रहे और यहीं तक, ऐसे ये नहीं कि आपने यहाँ से शुरू किया फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ऐसे नहीं, तो एक तारतम्यता बनी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एकदम लाइव प्रसारण हो गया। और देखिए ये था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हमने प्रैक्टिस किया और रियल ऐसे ही प्रैक्टिस जो उत्तर पुस्तिका है उस पर करके दिखाया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है और इसमें अथवा की भी एक गुंजाइश होती है। जैसे लिखा है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली emphasizing the need of take effective measure after the recent flood that have created havoc in the low-lying areas of the city। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि एडिटर के नाम एक पत्र लिखिए। एडिटर माने संपादक, जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं उन्हें एडिटर कहते हैं। तो एक राष्ट्रीय संस्करण का पत्र हो जो डेली छपता हो, तो उसको एक पत्र लिखिए और उस पत्र में क्या आपको लिखना है, बात क्या कहनी है। एम्फसाइजिंग यानी जोर डालिए, किस बात का जोर डालिए, नीड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स आफ्टर द रिसेंट फ्लड, कि अभी जो हाल ही में बाढ़ आई है उस पर जरूर कुछ प्रभावी जो है कदम उठाएं, है ना। दैट हैव क्रिएटेड हैवॉक इन द लेइंग एरियाज ऑफ लो सिटी, जो नीचे जो शहर बसे हैं जहाँ पे पानी भर गया है। तो स्टूडेंट हम जो है अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लेटर राइटिंग का सेक्शन है, आप जानते हैं। तो इसमें अथवा की गुंजाइश है, जैसे कि हमने बात की आपसे। तो पहला तो यह है कि राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली emphasizing the need to take effective measures after the recent flood that have created havoc in the low-lying areas of the city। आपने ये देखा, अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय डेली प्रकाशन ऐसा कोई अखबार हो, उसके संपादक को आप पत्र लिखिए और उस पत्र में उनसे यह बात जोर देकर कहिए, emphasizing माने जोर देकर, कि वो कोई एक्शन ले। किस लिए एक्शन ले, एक्शन इसलिए लेना कि जो निचले क्षेत्र हैं शहर के, वहां पर बाढ़ का एक बहुत ही भयंकर प्रभाव हो गया है, तो उनका जनजीवन प्रभावित है फ्लड माने बाढ़ से, तो उस पर एक उचित डिसीजन ले। इसके लिए आप जो है संपादक को एक पत्र लिखिए कि वो अपने अखबार में इस बात को छापे, है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यदि आपके पास अथवा भी है, अगर वो नहीं करना चाहते तो एक लेटर और है आपके समक्ष,
राइट लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप एक पत्र लिखिए, किनके नाम? नगर निगम के जो चेयरमैन साहब है उनके नाम एक आप पत्र लिखिए, कंप्लेन करिए। किस बात की कंप्लेन होगी भाई? अर्जिंग हिम टू, उनसे निवेदन करिए, किस बात के लिए? डिमोलिश डिलापिडेटेड स्ट्रक्चर पोजिंग ए थ्रेट टू द सिटीजन, की शहर वासियों के लिए डिलापिडेटेड माने जीर्ण शीर्ण जो खंडहर गिरे पड़े हैं, इधर उधर दशाएं हैं, तो ये जीर्ण शीर्ण दशा है, इस पर उनका ध्यान आकर्षित करिए, क्योंकि ये खतरा बना हुआ है शहरवासियों के लिए, इसके लिए आप पत्र लिखिए, है ना। तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको अथवा में आपको एक पत्र दिखाता हूं कि अथवा में, चलिए ये रहा, एकदम जैसा कि हम बात करते हैं कि लाइव प्रसारण से एकदम परीक्षा हाल में बैठे हो, इस तरह ये आपकी कॉपी आ गई और ये आपका आ गया लेटर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और हमने लिखा है अथवा, है ना बच्चे, आप देख सकते हैं। और उसके बाएं साइड देखिए हम क्या लिखते हैं, उसका भेजने वाले का एड्रेस, फिर डेट लिखते हैं, फिर पाने वाले का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। लेटर राइटिंग में ये बात मैंने आपको बहुत बाखूबी बारीकी से समझाई है। अगर लेटर के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यूट्यूब में वीडियोज उपलब्ध है, आप उनको देख सकते हैं, है ना। तो ये लेटर पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। तो जैसा कि हमने कहा कि ये आपका इस साइड, ये देखिए बाएं साइड देखिए एसडीएम कॉलोनी, पानी टंकी, करवी, चित्रकूट, ये भेजने वाले का पता है। अब पता में एक बात थोड़ा सा आप गौर करिए कि जो मैंने लिखे हैं सब सारे एड्रेस है वो कैपिटल लेटर में। ये एक आजकल तरीका चल रहा है लिखने का, तो आप भी आजमा सकते हैं, इसके अंक ज्यादा मिल सकते हैं और आपकी कॉपी जरा हट के होगी, है ना। फिर डेट है, फिर द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चित्रकूट, तो नगर निगम चित्रकूट के चेयरमैन के नाम ये पत्र है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में लिख देते हैं वही समस्या, कंप्लेंट रिगार्डिंग डिलापिडेटेड स्ट्रक्चर, की हमारी शिकायत है किससे संबंधित है? जीर्ण शीर्ण जो संरचना है शहर की उससे संबंधित है ये, है ना। अब फिर इसको हम सर या मैडम इसको सॉल्यूशन कहते हैं, कामर जरूर लगाते हैं। अब फिर उसी के नीचे हम जो लेटर का मेन बॉडी है उससे लिखना शुरू करते हैं बच्चे, है ना। जैसे मैंने लिखा है, आप भी इसी तरह स्ट्रक्चर लिखिए, इसे आईजिट इसी प्रकार रख लीजिए। क्या है कि जगह बदल दीजिए, तारीख बदल दीजिए और नाम बदल दीजिए, बाकी जो सेंटेंस है आप यूं ही रहने दीजिए, कहीं आपका लेटर गलत होने वाला नहीं है। और लेटर में ध्यान दीजिएगा कि मैटर की बात नहीं की जाती है कि आप क्या है, देखा ये जाता है कि आपने जो स्ट्रक्चर है लिखने का उसको आपने बाखूबी फॉलो किया है कि नहीं, इस बात का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देखिए दिस इज इन्फॉर्म टू यू, ये आपको सूचित किया जाता है कि आई माने मैं फला, अपना नाम यहाँ लिख दीजिए, आप अपना ले, रिसाइड इन द एसडीएम कॉलोनी, की एसडीएम कॉलोनी पानी टंकी चित्रकूट में मैं रहता हूँ, है ना, फुल स्टॉप। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आई हैव रिटन दिस लेटर, दुर्भाग्यवश मुझे यह पत्र लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ा? टू ब्रिंग योर नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हाउ द डिलापिडेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी इज पोजिंग ए रिस्क टू द सेफ्टी एंड लाइफ ऑफ द सिटीजन, की शहर वासियों के जो जीवन है, लाइफ है, उनके लिए ये जो डिलापिडेटेड स्ट्रक्चर है वो कैसे एक थ्रेट बना हुआ है, डरावनी चीज बनी हुई है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, है ना। संक्षेप में लिखना है, बहुत विस्तार से नहीं लिखना है ना। हेंस चूंकि आई ऑन बिहाफ माने मैं किसकी तरफ से, ऑन बिहाफ की तरफ से, आप रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी अपील, पूरे शहर वासियों के निवासियों की तरफ, वासिंदों की तरफ से मैं यह पत्र लिख रहा हूँ टू यू, आपके लिए। लुक इनटू द मैटर, कि इस मामले को आप जरा देखें, एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, और कुछ जरूरी कदम उठाएं, ताकि टू अवॉइड एनी मोर लॉसेस, की और ज्यादा नुकसान ना हो भविष्य में, इस ओर हमने ये लेटर आपको लिखा है। तो लुकिंग फॉरवर्ड मतलब इसी आशा उम्मीद के साथ आपके टू प्रॉम्प्ट एक्शन, आप कब एक्शन लेंगे उसकी उम्मीद के साथ, और हम ये लेटर लिख रहे हैं फ्रॉम योर साइड कि आप कब एक्शन लेंगे। नीचे लीजिए थैंकिंग यू योर ट्रूली, आपका प्रार्थी भवदीप, और नीचे आप नाम XYZ लिख सकते हैं, जो नाम काल्पनिक होगा। तो लेटर में आप देख सकते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और मैं एक एक सवाल का एकदम लाइव प्रसारण आपको दिखा रहा हूँ, है ना। आपकी राइटिंग मुझसे अच्छी होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, जो मुझसे टूटा फूटा बना है, भाई राइटिंग तो अपनी अपनी होती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जो परीक्षा में लिखना है तो पहले से आपको मालूम चल जाए कि ऐसे ही लेटर लिखा जाता है। और ये लाइन इसलिए खींच दी है कि मतलब एक सीक्वेंस बना रहे, जैसे यहाँ से एकदम सीधा, ये नहीं कि कहीं यहाँ से लिखा कहीं यहाँ से, तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है ना बच्चे। तो ये लाइन आपको नहीं लिखनी है
है ना, मैं यूं ही खींच दिया, ठीक है ना। तो आइए फिर तीसरा क्वेश्चन हम बाखूबी सीख चुके हैं। अब आइए हम चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका चौथा सवाल जो है, वो चौथा सवाल ग्रामर सेक्शन से शुरू होता है बच्चों। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखिए 5 सवाल पूछे जाएंगे, चौथा का ABCDE, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक धारित करेगा, है ना। अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन आपका 10 अंक का होने जा रहा है ना। जैसे A 2 नंबर का, B 2 नंबर का, C 2 नंबर का, D और इस प्रकार, है ना। इसको आप देखिए, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब भैया इसमें क्या है, विकल्प चुनना है कि करेक्ट सही उत्तर चुनिए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पढ़िए और फिर सही उत्तर का चुनाव करिए। जैसे A नंबर में लिखा है डिसलाइक ऑफ आर एवरिजन टू द मैरिज, मतलब शादी का विरोध जो करता है या शादी से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो मोनोगोमी है, पोलोगोमी है। देखिए मोनोगोमी एक विवाह, पोलोगोमी बहुविवाह, है ना। बाईगामी माने द्विविवाह, अमीशोगोमी माने जो विवाह से नफरत करता है। तो हमें ये क्या है, एवरजन जो शादी का विरोध करता है। तो देखिए इसका सेकंड नंबर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन फ्रेज पूछ रहा है कि ये फ्रेज पुल ए फास्ट वन, इस फ्रेज का अर्थ क्या होगा, मीन्स मतलब क्या होगा। टू पुल फोर्सफुली, टू पुल समवन हु इज फास्ट, टू डिसीव, टू लिफ्ट ए हैवी लोड, बहुत बड़ा लोड उठाना। बच्चे इसका आंसर ये है क्या, टू डिसीव मतलब धोखा देना। पुल ए फास्ट वन का मतलब होता है बेवफाई करना, धोखा देना। चलिए सी देखिए, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। एस्टोनिशमेंट का पर्यायवाची, तो एस्टोनिशमेंट होता है चौंका देने वाली बात, चकित करने वाली बात। तो आप तो जानते हैं कि सरप्राइज होता है, सरप्राइज माने किसी को चौंकाने वाली, सरप्राइज में चौंकते हैं। तो बिलोंग तो इसका ये होगा, ठीक है ना। डी देखो, द पोएम हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूजन, मतलब जो कविताएं होती हैं उनमें बहुत सारे इल्यूजन यानी भ्रम छिपे होते हैं, है ना। तो बच्चे पोएम के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। तो इसमें देखिए हैज गलत है कि ऑब्सक्योर, ये यही शब्द रख दिए गए हैं। तो ना तो मीनिंग गलत है, ना इल्यूजन गलत है, ना ऑब्सक्योर, ना हैज गलत है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए हैव। आप समझ गए। अब बच्चे ई नंबर देखिए, एंटानिम्स माने विलोम शब्द। एराइवल का विलोम शब्द पूछ रहा है। एराइवल, एराइवल माने तो आगमन होता है, तो आगमन का उल्टा क्या होता है, विदाई होता है। तो डिपार्चर माने विदाई। तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन देखिए आपको आंसर कैसे करना है इसका लाइव प्रसारण मेरे साथ देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर डाल दिया है। याद रखिए मैंने एक ही पेन का इस्तेमाल किया है, ब्लू का ओनली। आप जो है जो क्वेश्चन डालेंगे ब्लैक से और लिखेंगे ब्लू से। तो ऐसे ही ज्यादा तामझाम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा, और फिर देखिए ABCDE ऐसे बाएं तरफ हमने लिख दिया, और उसी का एक अमीशोगामी था, टू डिसीव, सरप्राइज, हैज, ये सेक्शन। तो आपने देखा एकदम ज्यादा मतलब घुमाना फिराना नहीं है, इससे एग्जामिनर महोदय क्या होते हैं, नाराज होते हैं। आप टू द फैक्ट एकदम तत्काल उत्तर दीजिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं इसी को घुमा फिरा के सारा आंसर उतार देते, डिसलाइक ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, चारों ऑप्शन लिखते फिर उसमें टिक करते। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर परेशान होता है। तो मैं जानते हूँ बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लगातार 12-13 साल से बोर्ड एग्जाम की काफी जांच रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी टीचर हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ लगातार। तो कॉपी चेक करने के दौरान हमें अनुभव मिला है ना। तो आप एकदम ऐसे पके पकाए नंबर लीजिए, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना, अपना टाइम भी बचाइए। ये क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क, बुद्धिमान बच्चे वही होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, बस बुद्धिमत्तापूर्ण में तुरंत नंबर ले जाते हैं, और एग्जामिनर महोदय को भी ज्यादा इफर्ट नहीं करना पड़ता कॉपी चेक करने में। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। आइए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चे, 5वां क्वेश्चन है आपका ग्रामर सेक्शन। देख लीजिए अपना 5वां क्वेश्चन ये है, देखिए। तो आपने देखा जो 5th क्वेश्चन है आपका ये है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी 10 अंक का है, 10 अंक का है, और इसमें भी ABCDE करके है। तो देखिए जैसे ए नंबर में कहे, जैसे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए 1 2 दिया है, उसमें से आपको एनी एक करना बच्चे, दोनों नहीं कर देने। जो आपको आसान लगे वही आप लिखिए। देखिए दिमाग यह होता है अच्छा कि आप सरल वाला सटीक करें, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। विद्वत्ता फिर बाद में दिखाई जाएगी, अभी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं। तो या तो ये वाला कर दीजिए या तो ये वाला कर दीजिए। फिर बी में क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि जैसे डायरेक्टेड माने दिशा निर्देशित किया गया है, एक का वैसे फॉलो करिए। जैसे ये एक सेंटेंस लिखा है, ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली, इसे सिंपल सेंटेंस में बदलिए, ये सिंथेसिस का पार्ट है ना। फिर देखिए एक वाक्य ये लिखा है, इसको भी सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है। सिंपल सेंटेंस आप अगर नहीं जानते हैं तो जाइए सिंथेसिस पार्ट में, मैंने विधिवत पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, आपको याद आ रहा होगा कि एक वाक्य में 2 जो है
फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती, तो उसके लिए नॉन फाइनाइट वर्ब बदलना पड़ता है। अब फिर देखिए सी नंबर, चेंज इन, एक करना है, दो दिए एक ही करना है, तो इसमें क्या है पैसिव वॉइस में, देखिए जो ब्रैकेट में लिखा रहता है यही दिशा निर्देश है कि इस वाक्य के साथ करना क्या है ना। तो देखिए हिज डेथ शॉक्ड मी, पैसिव वॉइस में बदलिए। नो वन विल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इसे बदलिए, देखिए निगेटिव है तो इसे अफर्मेटिव में बदलिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। और देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी गलत है उसे आप करेक्ट करिए, ठीक है ना। और देखिए याद रखिए कि दो दो दिए हैं आपको करने एक है ना। अब फिर ई नंबर में दिखा है यूज एनी वन, एक का यूज करिए, फॉलोइंग पेयर्स जोड़े में शब्द दिए गए हैं किसी एक का इस्तेमाल करिए, जैसे मीनिंग अल्टर अल्टर क्या है, वन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, ये बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ जो है अलग होता है, तो उनका इस्तेमाल करो, चाहे अल्टर अल्टर इसका कर दो, चाहे रिस्पेक्टफुल चाहे रिस्पेक्टेबल ऐसे। तो आइए जैसे मैंने कहा मैं फिर आपको लाइव प्रसारण दिखा देता हूँ, मैं केवल बात थोड़ी करूंगा आपसे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन मैंने ये आपके समक्ष रख दिया है ना, देख लीजिए बच्चे अच्छे से देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन ऐसे मैंने डाया 5 नंबर क्वेश्चन, अब फिर हमने बाएं साइड में ए बी सी डी करके उसे लिख दिया। तो याद रखना मैं तो सब कर दिया हूँ, देखिए सब हल कर दिया हूँ, लेकिन आपको केवल एक हल करना है। जैसे देखिए ये डायरेक्ट था ना, ही सेड दैट दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, तो ये मैंने इनडायरेक्ट बना दिया, तो मुझे इसे बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोनों बना दिया हूँ, है ना। और कौन सा वाक्य था, जैसे he said we cannot be quite happy in this life, तो इसी का है he said that they could not be happy in this life। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप थोड़ा सा मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बड़े ढंग से उसे पढ़ाया है, उसके भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर इसको भी माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही केम दैट डे एंड वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, ये हो गया। अब ये सिंपल सेंटेंस थे, ही हेल्प हिम लिबरली बाय गिविंग हिम एडवाइस, ये है। तो मैंने दोनों कर दिए, हल कर दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको एक करना था। When the people heard that the king was ill, they went to the place। तो ये यहाँ पर लिखे हैं, देखिए बी का सेकंड, द किंग वाज इल, इसे सिंपल से द पीपुल हर्ड द न्यूज, तो उसी को हमने यहाँ पर आपके समक्ष जो है सिंथेसाइज कर दिया, जोड़ दिया है ना, सिंथेसिस का कर दिया। फिर पैसिव वॉइस सी में था आई वाज शॉक्ड बाय हिज डेथ, अब देखिए ये लिखा है हिज डेथ शॉक्ड मी, तो आई इधर आ जाता, आप जानते हैं बहुत विधिवत हमने इसको यूट्यूब चैनल पर चर्चा की है, और अभी तो हम यहाँ केवल आपका पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो आपको संक्षेप में स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, तो आप और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं। और ये एवरीवन विल एग्री दैट गिरीश ट्राइज हिज बेस्ट, ये वाक्य आपका बन गया। और द बॉय टोल्ड एलाई लेस्ट ही बी पनिश्ड, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, याद रहे आपको। पीपुल इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो सारे जो 5 नंबर के हैं, तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका आंसर ये है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा गैप बनाइए, जैसे हमने यहाँ से खत्म किया तो तत्काल ही नहीं लिख देना, थोड़ा सा जगह छोड़िए कि स्पष्ट 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में अंतर दिखे, ये बात आप ढंग से देख लीजिए बच्चे। तो ये रहा हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके प्रैक्टिस करिए, है ना। मुझे लगता है कि ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए और हूबहू यही स्ट्रक्चर आपको मिलने जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम आगामी 2000 परीक्षा में, है ना। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगला हम जब बढ़ रहे हैं, हम सॉल्व करा रहे हैं, तो हम पहुंच चुके हैं अब 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन आप जानते हैं कि वो ट्रांसलेशन होता है, किसमें, हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, और ये आपका चल रहा है ग्रामर सेक्शन, है ना। तो चलिए पहले मैं हिंदी में पढ़ के दिखा देता हूँ, फिर इसका मैं अनुवाद आपके समक्ष करूंगा। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण, ठीक है ना। यानी जो खुश रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, उसी का जीवन खुश रहता है। बदले दौर में नशे की लत, गजेट्स, गजेट्स माने मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी, ये सब, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनको गजेट्स कहते हैं बच्चे। तो बदले दौर में नशे की लत और गजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका बच्चे आपको करना है क्या, ट्रांसलेशन। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ लाइव के सारा। ये हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपकी राइटिंग मुझसे बेहतर होनी चाहिए, है ना। और मैं तो एक ही पेन का इस्तेमाल किया, जब भी आप क्वेश्चन डालें तो वो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें,
क्वेश्चन नंबर डालने में और आंसर लिखने में ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। तो चलिए, क्या बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली हेल्दी फॉर हैप्पी लाइफ। यह बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और खुश होना चाहिए जीवन में। एंड चेंज टाइम, अब यहां से एंड फ्रॉम दिस इज ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी, और यही एक सफल जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण इसी से होता है। तो पर्सनालिटी इज क्रिएटेड, और इसी से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्यों? जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। इन द चेंज टाइम, यानी बदलते समय में, बदलते दौर में, ड्रग माने नशा, नशे की लत, एडिक्शन माने लत, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स, अत्यधिक गैजेट्स का प्रयोग। गैजेट क्या होते हैं? टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, टैबलेट आदि। तो इनका अत्यधिक यूज करना, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल, और नए जमाने में लाइफ स्टाइल भी बदल रही है। लाइफ स्टाइल यानी खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, ये सब चेंज हो रहा है। आर डिस्ट्रॉइंग, नष्ट कर रहे हैं द मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ, यूथ माने युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, है ना। तो ड्यू टू दिस द केस ऑफ आर्गुमेंट फ्रस्ट्रेशन, तो इस कारण से होता क्या है, ये तर्क है, फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन माने फसाद, एंड सुसाइड, आत्महत्या करने की जो मनोदशा है वो बढ़ रही है आजकल, आप देख रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग रैपिडली, और ये दिनों दिन इनका जो तादाद है, इनका जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है ना। तो ये आपका अनुवाद था, है ना, लेकिन अनुवाद आपका दमदार था, इसमें अच्छी बात भी लिखी है ना। इस बात को अमल जरूर आप करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका शुरू होता है बच्चे डी लिटरेचर सेक्शन। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं समझता हूं कि ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपसे ऐसे ही प्रैक्टिस करके लिटरेचर सेक्शन का पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो आशा करता हूं कि आपको यह जो मैंने अनसॉल्व कराया कि मैंने पढ़ा भी, आपको प्रैक्टिस भी कराया, और आप इसका बेहतर फायदा उठाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है बच्चे, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगामी परीक्षा में खूब अंक आप पाओ, ऐसी मैं कामना करता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।